सभी को नमस्कार। कल मैंने मैक्स मुलर के संबंध में एक चर्चा का उपक्रम किया था। मैक्स मुलर के संबंध में सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, मीडिया पर अनेक प्रवाद फैलाए जाते रहे हैं और उन पर भी मैंने कुछ चर्चा की थी। मैक्स मुलर पर अनेक आक्षेप किए जाते रहे हैं। मैंने जो कहा उस पर भी कुछ सवाल और आक्षेप किए गए हैं। संक्षेप में क्या क्या आक्षेप मैक्स मुलर पर किए गए हैं, किए जाते रहे हैं और क्यों उनका निराकरण करना जरूरी है, उन पर विचार करना आवश्यक है, इस पर मैं संक्षेप में बात करूंगा। एक सूची है कि मैक्स मुलर के बारे में क्या क्या कहा जाता रहा है। मैक्स मुलर को अंग्रेजी नहीं आती थी। ये बात बहुत प्रसन्न होकर के कोई सज्जन फरमा रहे हैं यूट्यूब पर। उनको अंग्रेजी उसको अंग्रेजी नहीं आती थी और उसको संस्कृत तो बिल्कुल आती ही नहीं थी। वैदिक संस्कृत तो नहीं समझ सकता था, नहीं समझता था। ये दो आक्षेप हुए। एक ने यह कहा कि उसने पूरे ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जो कि सरासर झूठ है। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया। उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ा काम है। वो क्यों बहुत बड़ा है इस पर मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, कहता रहा हूँ। थोड़ी सी चर्चा आज भी करूंगा। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अनुवाद नहीं किया। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों का उन्होंने अनुवाद किया। ऋग्वेद में 10,000 450 मंत्र हैं। वे मंत्र कुछ सूक्तों के भीतर हैं। 10 मंत्र, 5 5 मंत्र, 8 10 मंत्र एक सूक्त में है। तो कुछ हजार सूक्त जो ऋग्वेद के हैं उनमें से दो चार पांच सूक्तों का अनुवाद उन्होंने केवल किया है, जो मरुत सूक्त हैं, जो कि सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज उन्होंने कई खंडों में संपादित की है, उसमें छपे हैं। यह काट्य सत्य है। तो यह जो कह रहे हैं उन्होंने, उनको तो कुछ पता ही नहीं है मैक्स मुलर के संबंध में। तो उन्होंने कहा कि उसने बहुत बड़ी साजिश करके पूरे ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। किसी ने कहा कि उसने सायण भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। जहां तक मेरी जानकारी है, सायण भाष्य का तो किसी भी भाषा में अनुवाद अभी तक हुआ नहीं है। किसी भारतीय पंडित ने भी उसका अनुवाद कर दिया हो हिंदी में या किसी अपनी भाषा में, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। अंग्रेजी अनुवाद तो उसका नहीं ही हुआ है। एक इसमें छूट गया है कि उसने बाकी भाष्यों को छोड़ करके उद्गीत, उनको तो मालूम नहीं कौन कौन से भाष्य हैं। मेरा संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास पढ़ लें या कोई वेद के इतिहास की किताब पढ़ लें तो कितने भाष्य ऋग्वेद पर प्राचीन हैं। तो उद्गीत उद्गीत का भाष्य हो सकता है और वेंकट का भाष्य हो सकता है। उन सबको छोड़ करके सायण का ही भाष्य उसने छापा। इस पर भी मैं बात करूंगा। ऋग्वेद के अपने संस्करण के साथ उसने सायण का ही भाष्य छापा। यह बड़ी साजिश उसकी थी, क्योंकि सायण का भाष्य कर्मकांड पर ज्यादा केंद्रित है। तो भारत जो है वो कर्मकांडियों का देश है, ज्ञान अध्यात्म यहाँ नहीं है, ऐसा बताने के लिए उसने केवल अन्य भाष्यों को छोड़कर सायण का ही भाष्य लिया। यह भी नाजायज है ऐसा कहना है, क्योंकि सायण का अपमान है। महान चिंतक विचारक भारत के हैं सायण। 14वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य के मंत्री थे, बड़े स्वप्न दृष्टा थे और केवल कर्मकांड परक भाष्य वे नहीं कर रहे हैं। वे तो आध्यात्मिक भाष्य भी करते हैं। दीर्घ तमस के सूक्तों का उनका भाष्य देखिए। मैंने उस पर बोला है, वो भी तो सुनिए। दीर्घ तमस के ऊपर मैंने इसी चैनल पर व्याख्यान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें मैंने ये कहा है कि न केवल वे विश्व के सबसे महान कवियों में से है, वे विश्व के सबसे महान दार्शनिकों में से भी हैं। और एक एक मंत्र की कितनी गहरी आध्यात्मिक भावभूमि है। सायण भी उसको लेते हैं। नासदी सूक्त में जो आध्यात्मिक तथ्य है उसको भी सायण लेते हैं। सायण का भाष्य मुकम्मल या संपूर्ण है। उसी की पोथियां मिलती थी, वही ज्यादा प्रचलित है। सारे भारत में 800 साल से सायण का भाष्य खूब पढ़ा जाता है, क्योंकि उससे ऋग्वेद अच्छी तरह समझ में आता है। सबसे विकसित भाष्य वह है ऋग्वेद का।
उसी की पोथियां क्यों प्रचलित हैं? जो सारी पोथियां विदेश में गई और यहाँ जो पोथियां मिलती हैं, यहाँ भी तो सायण भाष्य सही थी। छापते हैं ऋग्वेद को, वैदिक संशोधन मंडल ने मैक्स मुलर के बहुत बाद फिर से प्रमाणिक संस्करण ऋग्वेद का छापा, वो सायण भाष्य सहित है। वो तो भारत का सबसे मान्य शोध संस्थान है वेद पर। उन्होंने भी अन्य भाष्य नहीं छापे, सायण भाष्य सहित उन्होंने ऋग्वेद छापा। सभी सायण भाष्य सहित छाप रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को भी ऋग्वेद समझने में उससे सुविधा है, सबको ऋग्वेद समझने में उससे सुविधा है। सबसे सुंदर भाष्य एक तरह से वह है। मैक्स मुलर ने ही कौन सा अपराध कर दिया? अगर वो इसके कारण भारत के शत्रु हैं कि वो कर्मकांड परक देश भारत उससे साबित हो रहा है, या भारत के साथ उन्होंने शत्रुता निभाई है, तो फिर वो बात वैदिक संशोधन मंडल जो कि महत शोध संस्थान है पूना में, उस पर भी आप कहिए यही बात। और जो संस्थान छाप रहे हैं सायण भाष्य, उन पर भी यह बात कहिए। जो सायण को उद्धृत कर रहे हैं उनके बारे में यह बात कहिए। मैक्स मुलर ने वह किया तो वह तो भारत का शत्रु है, बाकी लोग वह काम मैक्स मुलर की बात कर रहे हैं तो वे तो ठीक है। एक आक्षेप यह लगाया गया कि ये जो सब काम ऋग्वेद का, ये जो अंग्रेजी अनुवाद उसने किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश पर किया। कितनी सुंदर बात कही है, मैं आऊंगा उस पर। एक तो अनुवाद ही नहीं किया है बेचारे ने, 2 4 5 10 सूक्तों का अनुवाद कुल किया है, जो 1001 सूक्त हैं उसमें से। लेकिन वो भी उन्होंने, वो मुलाजिम थे, कर्मचारी थे। ये विकिपीडिया पर लेख है मैक्स मुलर पर, उसमें लिखा हुआ है कि वह मैक्स मुलर ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। किस महान विद्वान ने किस जानकारी के आधार पर यह लिखा है, लेकिन ये मीडिया पर उपलब्ध है। एक बड़ी वेबसाइट पर यह उपलब्ध है। जो लोग छिछोरे लोग हैं यूट्यूब पर, मीडिया पर, व्हाट्सएप पर कुछ भी कहते आ रहे हैं, उनको तो छोड़िए। लेकिन जो जो प्रामाणिक माने जाने वाली वेबसाइट्स पर भी मैक्स मुलर के बारे में भ्रामक जानकारियां हैं। एक आक्षेप यह भी लगाया जाता है इस सब के साथ में कि मैक्स मुलर भारत का शत्रु था और भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए उसने षड्यंत्र किया। अंग्रेज सरकार के साथ वो भारत को शाश्वत काल तक गुलाम बनाए रखने के लिए साजिश जो थी उसमें शामिल था, और भारतीयों को मसीही धर्म में दीक्षित करने का उसने प्रयास किया। भी खूब जोर देकर के कहा जाता है कि उसने कितनी कोशिशें की भारत को क्रिश्चियन देश ये हो जाए, इसके लिए वो पादरियों के साथ शामिल था, पादरियों से इससे मिला उससे मिला, उसने ये किया। और फिर मुझसे पूछा गया कि ऐसा उन्होंने क्या महान कार्य कर दिया है? उन्होंने कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया जो आप उनकी प्रशस्ति इस तरह से कर रहे हैं। अब मैं एक एक करके इनका, मैक्स मुलर को अंग्रेजी नहीं आती थी ऐसा कहने वाले ही मूर्ख हैं। हुआ यह है कि मैक्स मुलर जब लंदन पहुंचे और ऑक्सफोर्ड पहुंचे, तो जर्मन एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलते थे। जर्मन में एक्सेंट, मैंने भी जर्मन भाषा सीखी है, उसमें एक्सेंट जो वैदिक संस्कृत के हैं वो मौजूद हैं। जो उस तरह से बोलेगा उसकी अंग्रेजी पर लोग हंसेंगे, लेकिन वो मूर्ख होंगे। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मेरी अंग्रेजी पर जो कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ लड़का है, वो जो लड़की है, वह हंसेगा निश्चित रूप से। क्योंकि वो फर्राटेदार, जिसमें कि एक आध दो अक्षर बीच में जबान से फिसल के गायब हो जाते हैं, उस तरह की अंग्रेजी, बट यू डूइंग, इस तरह की अंग्रेजी में नहीं बोल पाता, नहीं मुझे आती। मेरे प्रोफेसर अंग्रेजी के जिस तरह की अंग्रेजी बोलते थे, मैंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा है, मैं अंग्रेजी साहित्य के बारे में उन कॉन्वेंटी छात्रों से बहुत ज़्यादा जानता हूँ। मेरे अंग्रेजी में अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में लेख छपे हैं। मैं बोलता हूँ कॉन्फ्रेंसेज में टूटी फूटी अपने अंग्रेजी में, लेकिन उसकी हंसी नहीं उड़ाते। वो लोग उड़ाएंगे जो मूर्ख हैं, जो कॉन्वेंटों से निकले हुए लोग हैं, जिन्होंने कुछ सीखा नहीं वहाँ, खास शिक्षा नहीं प्राप्त की है उन्होंने, प्रदर्शन शिक्षा के नाम पर उन्होंने ज्यादा प्राप्त किया है। वो लोग हंसेंगे तो वही लोग मैक्स मुलर की अंग्रेजी पर हंसते थे। उनसे प्रवाद चला कि उसको अंग्रेजी नहीं आती थी। विदेशी लहजे के कारण, किसी के एक्सेंट या लहजे के कारण उसके भाषा ज्ञान पर सवाल सवाल खड़े करना एक अधम व्यक्ति का कार्य हो सकता है। क्योंकि इसके तो बहुत सारे दस्तावेज हैं कि मैक्स मुलर धारा प्रवाह अंग्रेजी में जब बोलते थे तो मंत्रमुग्ध होकर के लोग सुनते थे। बड़ी सभा बुद्धिजीवियों की जुटती थी इंग्लैंड में, उन्होंने कई कई व्याख्यान दिए, उन सबके दस्तावेज मौजूद हैं। जैसा वे बोलते थे वैसा ही छप जाता था। उनकी तो कई पुस्तकें उनके अंग्रेजी में दिए हुए व्याख्यानों से ही बनी हैं। जैसा उन्होंने बोला है या पढ़ा है, वह पूरी की पूरी पुस्तक छपा है। उनकी 20 पुस्तकें जो विजय भाई पंड्या ने अपने लेख में सूची दी है, तद व्यतिरिक्त भी उनकी पुस्तकें हैं।
वे सब अंग्रेजी में हैं। किसी की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई उनको पढ़ने वाले की कि मैक्स मुलर को अंग्रेजी नहीं आती थी। कि कौन कह रहा है, ये विचार करना चाहिए। वो क्या सज्जन पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, इस पर विचार करना चाहिए। ये मैंने संदर्भ दिया है कि उनको तो अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए ही, आधुनिक यूरोपीय भाषाओं पर व्याख्यान देने के लिए प्रोफेसर बनाया गया था। जब उनको प्रोफेसरशिप से रिजेक्ट कर दिया था और मोनियर विलियम्स को चयन कर लिया गया था। ये तो बताया यूट्यूब पर जो सज्जन व्याख्यान दे रहे हैं मैक्स मुलर पर, कि उसको इतने वोट मिले, मोनियर विलियम्स को इतने वोट मिले और मैक्स मुलर हार गया। प्रोफेसर के पद पर चयन उसका नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ, यह नहीं बताया। मैक्स मुलर के बारे में कट्टर क्रिश्चियंस ये कह रहे थे कि इससे तो क्रिश्चियनिटी की बदनामी हो रही है, जो कार्य कर रहा है क्रिश्चियनिटी का शत्रु है। ये जो वेद छाप रहा है, उपनिषद के अनुवाद कर रहा है, इससे भारत के धर्म की इतनी महिमा बढ़ रही है, और हम लोग, हमारा धर्म बाद का है, उसके सामने हमारा एक तरह से अवमूल्यन हो गया। इसको मत बनने देना। इतना जबरदस्त प्रचार किस तरह से किया गया, उसका लेखा जोखा, कौन लोग थे, किस तरह से जुट गए वो, क्योंकि वहाँ चुनाव होता था, वोट पड़ते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उस समय प्रोफेसर के पद के लिए एक सिलेक्शन कमेटी चयन नहीं करती थी। तो किसी तरह 12 साल लगभग बेरोजगारी में इंग्लैंड में बिताने के बाद, फाका मस्ती में छोटे मोटे काम करने से अपनी गुजर बसर करने के बाद, ऋग्वेद का काम निरंतर करते हुए इन सालों में मैक्स मुलर को ये प्रोफेसरशिप प्रदान की गई, जो टाइलेरियन इंस्टीट्यूट में यूरोपीय भाषाओं के प्रोफेसर का पद था। और उसमें यूरोपीय भाषाओं पर व्याख्यान आप देंगे, यही काम उनको दिया गया। तो यूरोपीय भाषाओं पर अंग्रेजी में वो व्याख्यान दे रहा है, उसके व्याख्यानों में अच्छी खासी गैदरिंग हो रही है। तो ये मैक्स मुलर इससे विचलित हुए कि इससे तो मेरा ऋग्वेद का काम छूट जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं है, क्या करेगा आदमी। तो ये नौकरी उन्होंने की कुछ साल। बाद में फिर लाइब्रेरियन का पद भी मिला, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दूसरा पद भी मिला। मोनियर विलियम्स ने जो पद हड़प लिया था उस पर तो नहीं फिर वो उस तरह से नियुक्त हो पाए। तो मैक्स मुलर के बारे में जो कहा गया कि उसको तो ना संस्कृत आती थी, ना वैदिक संस्कृत आती थी। तो मैक्स मुलर के बारे में घटना नीरज सी चौधरी ने बयान की है, उससे लगता है कि वो तो वैदिक संस्कृत में बोल भी लेते थे। वो तो मंत्र रच सकते थे वैदिक संस्कृत में। कोई पार्टी थी, उसमें भोजन परोसा जा रहा था, उनको कुछ सुगबुगाहट हुई, उन्होंने लोगों को कहा कि मेरे भीतर एक वैदिक मंत्र स्फुरित हो रहा है, जो मत्स्य का आवाहन है। उन्होंने वो मंत्र बोल दिया। तो सारे इंग्लैंड के कुछ अखबारों में न्यूज छप गई कि मैक्स मुलर तो नया वेद मंत्र रच सकता है। यह खबर भारत में भी पहुंची। तो जो भारत में मैक्स मुलर के विरोधी थे, वो अखबार है, वो नीरज सिंह चौधरी ने उसका पूरा हवाला किस तिथि को छपा है, किस अखबार में दिया है, कि उसने लिखा कि अम्लेच्छ जो कि हमारे पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद को दूषित कर रहा है, उसने छाप दिया है। वो अब अपने लिखे हुए नए मंत्र भी उसमें घुसा देगा। उसने कोई मंत्र वहां बोला है, हमको पता चला है। ऐसा कोई मंत्र मैक्स मुलर ने नहीं घुसाया ऋग्वेद के अपने संस्करण में। वो सामने है, छपा हुआ है, देख लीजिए। सात वाले करके एडिशन से मिलाकर देखिए, वैदिक संशोधन मंडल के एडिशन से मिलाकर के देखिए। मेरे पास भी मैक्स मुलर का एडिशन अब है। सात वाले कर का भी एडिशन में देखता हूँ। अब इतना समय मेरे पास नहीं है कि 10,000 450 मंत्र एक एक में मिला करके देखूं। लेकिन मत्स्य सूक्त तो नहीं है, जिसके बारे में कहा गया कि मत्स्य के बारे में उसने मंत्र रच दिया है और वो उसको घुसा देगा, उसमें जोड़ देगा। ऐसा तो मंत्र उसमें मैक्स मुलर के ऋग्वेद के संस्करण में नहीं है। लेकिन वो तो वैदिक संस्कृत बोल लेते थे। तो कैसे कहा जाए कि उनको संस्कृत नहीं आती थी। अब वो सज्जन क्यों कह रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा। एक पत्र मिला जो किसी भारतीय पंडित शास्त्री को, किसी शास्त्री को मैक्स मुलर ने लिखा है। उनकी किसी किताब के अनुवाद का प्रसंग है, जो कि कई भारतीय भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, और बरहाम मलबारी उसका कई भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। ऐसा संदर्भ देख करके मैक्स मुलर ने इन शास्त्री जी को लिखा कि क्या आप इसका संस्कृत में अनुवाद कर सकेंगे, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे इतनी संस्कृत नहीं आती। ये हवाला मैंने नहीं देखा था। इसको देखने के बाद मैक्स मुलर मेरी दृष्टि में कुछ और ऊंचे हो गए। क्योंकि कोई यूरोपियन जो संस्कृत का विद्वान बनता है, उसने ये नहीं कहा कि मैं संस्कृत में लिख बोल नहीं सकता जिस तरह से कि आप लोग लिख बोल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैक्स मुलर ने। ये लोग इतने अहंकारी होते हैं और हमको इतना छोटा समझते हैं। हमारे यहाँ से संस्कृत सीख करके गए वो लोग, और इतना दम्भ उनमें है
कि वो हमको कुछ नहीं मानते हैं। हम जिस तरह से फर्राटे से संस्कृत बोलते हैं, एक वाक्य संस्कृत का वो नहीं बोल सकते, संस्कृत में वो नहीं लिख सकते, लेकिन हमको अपने सामने वो क्षुद्र मानते हैं। यूरोप के जो विद्वान, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, मैं कई वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंसेज में गया हूँ, एडिनबरा में गया हूँ, जापान में गया हूँ, थाईलैंड में गया हूँ, हॉलैंड में गया हूँ, वियना में गया हूँ। ये मैंने उनका दृष्टि एटीट्यूड उनका देखा। मैक्स मुलर ये कह रहा है कि आप लोग जैसी संस्कृत लिख बोल लेते हैं, मैं नहीं लिख बोल सकता। उसने तो संस्कृत में लिखा भी है, लेकिन हम लोग हैं, हमारी हमारी खून में संस्कृत है, हम लोग संस्कृत में कविताएं लिखते हैं, हम लोग संस्कृत में बोलते हैं। तो मैक्स मुलर को संस्कृत नहीं आती थी, ऐसा कहना तो सर्वथा पदतो व्याघात है, क्योंकि वो मेघदूत का और हितोपदेश का अनुवाद कर चुका है। जिसको संस्कृत नहीं आएगी वो हितोपदेश का और मेघदूत का अनुवाद कैसे कर देगा? या तो उसके अनुवाद पढ़िए, आपको जर्मन आती हो तो फिर बताइए कि गलत अनुवाद किया है, मनगढ़ंत अनुवाद किया है, ऐसा कुछ बताइए, तब तो कुछ बात बनेगी। ऋग्वेद के अनुवाद भी किए उसने, तो वैदिक संस्कृत भी आती है इतनी कि वो अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे। इतनी संस्कृत आती है कि जहां तक लिखने और बोलने की बात है, वो विदेशी आदमी जिसने अभ्यास नहीं किया है संस्कृत में लिखने और बोलने का, वो प्रयास करके कुछ वाक्य लिखेगा, लेकिन वो पूरी किताब जल्दी में लिख देगा, संस्कृत में अनुवाद कर देगा संस्कृत में, और या संस्कृत में पूरा व्याख्यान दे देगा, ये असंभव है। जिसने 15 दिन का संभाषण शिविर अटेंड कर लिया है, वो संस्कृत में फर्राटे से बोलता है। लेकिन मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम मेघदूत कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्तः शापे नास्तंग गमित महिमा वर्ष भोग्येन भरतु, इतना मैं बोलूंगा तो तुम्हें में एक शब्द भी समझ में आ रहा है? वो फर्राटे से संस्कृत बोल रहा है, उतने वाक्य लिख रहा है, लोटा मान है जलम पिबामी मम नाम राधा वल्लभ तव नाम किम, इतनी संस्कृत उसको आ गई। एक शब्द, एक वाक्य संस्कृत का किसी महाकवि की कविता का वो नहीं समझ पाएगा। संस्कृत बोल लेना, संस्कृत में लिख लेना धारा प्रवाह एक बात है, संस्कृत जानना, संस्कृत समझना, कालिदास की संस्कृत जानना, वो तो हितोपदेश भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हितोपदेश की संस्कृत वो वाली नहीं है, लोटा माने जलम पिबामी वाली। तो मैक्समुलर को ये संस्कृत आती थी जिससे कि वो सहज में मेघदूत का अनुवाद कर सकें, हितोपदेश का अनुवाद कर सकें। वो संस्कृत उनको नहीं आती थी, जो हम लोगों को वो भी आती है, लेकिन हम वो वाली संस्कृत नहीं बोलते, लोटा माने जलम पिबामी। हमको जो संस्कृत विरासत में मिली है, मम नाम राधा वल्लभा मैं नहीं कहूंगा, राधा वल्लभा विधानोयम जना, मुझे यही कहना पसंद है, मेरा मन इसी में है, यही संस्कृत है मेरे लिए, मैं ये बोलूंगा। मम नाम राधा वल्लभा ये संस्कृत नहीं होती। ये संस्कृत नहीं आती थी मैक्स मुलर को, लेकिन वो जो संस्कृत वास्तविक है उसमें वो अनुवाद कर सकते थे। ये कहना गलत है। व्याकरण उसको नहीं आती थी, तो कैसे वह समझ सकता था? फ्रांज बोप सबसे बड़े वैयाकरण माने जाते थे उस समय यूरोप के। उनके पास पेरिस यूनिवर्सिटी में रह करके मैक्स मुलर ने व्याकरण का अध्ययन किया। व्याकरण नहीं आती थी ऐसा तो नहीं कह सकते। व्याकरण पढ़ने के अपने अपने माध्यम है। यूरोप में व्याकरण अलग तरह से पढ़ाई जाती है, आवश्यक नहीं है कि अष्टाध्यायी और उसी के माध्यम से कोई व्याकरण पढ़े। व्याकरण अच्छी हो सकती है, हमने भी वहाँ देखा, हम तो कई देशों में भी गए, वहाँ कोई एक ग्रामर बुक विदेशी की लिखी पढ़ाई जाती है, लेकिन उससे मैंने देखा कि ग्रामर तो अच्छी हो जाती है जिस तरह से उसमें बताया गया है। तो यह कहना कि उसने चूंकि निरुक्त नहीं पढ़ा और अष्टाध्यायी नहीं पढ़ी थी इसलिए ग्रामर संस्कृत व्याकरण नहीं आती थी, तो ऐसे तो भारत में अच्छे अच्छे पंडित मिल जाएंगे जिन्होंने अष्टाध्यायी माध्यम से नहीं पढ़ा और निरुक्त भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो महान वैयाकरण हैं। इसलिए ये कहना भी ठीक नहीं है। अब ये किताब, ये कहा गया कि संस्कृत उसको नहीं आती थी, मैंने कल चर्चा की थी, मुझे उस समय मिला नहीं था ये ऋग्वेद का इनर कवर का पेज। ये ऋग्वेद का मुख पृष्ठ है मैक्स मुलर की एडिशन का, और ये 1874 में छपा हुआ एडिशन है, ये बाद का एडिशन है, सेकंड एडिशन निकल गया था उसका, और ये दूसरे प्रकाशक से लंदन से छपा है।
तो उसमें भी वो इनर कवर में वो पेज है जो मैक्स मुलर ने संस्कृत में लिखा है। तो उसको लोगों ने बड़ी शंका प्रकट की थी जब मैंने अपने लेख में लिखा कि उन्होंने संस्कृत में इनर कवर पर ये लिखा है, और वैसा मैक्स मुलर ही लिख सकते थे, ऐसा कोई भारतीय नहीं लिखेगा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड को उच्चतर नगर इत्यादि इत्यादि वो अपने भाषा शास्त्र के ज्ञान पर वही करेंगे। तो ये जो सारणाचार्य विरचित माधवी वेदार्थ नामक भाष्य संहिता शार्मण्य देशीय अ, अ, देशवासिना भट्ट मोक्ष मूलरेण संशोधिता श्रीमद्भारत वर्षाधिप वर्षाधिपानाम अनुमत्या च उद्यतर नगराभिधान नगरे विद्या मंदिर संस्थान मुद्रालय यंत्रालय मुद्रिता संवत 1955 वर्षे। ये इसमें मैक्स मुलर ने ही जोड़ा है। तो इतनी संस्कृत तो वो लिख लेते हैं जो तथा कथित अपने आप को महाज्ञानी संस्कृत का कह रहे हैं, 15 दिन में संस्कृत सीख करके, वो इतना भी नहीं लिख पाएंगे। ये खासी संस्कृत है, रे मैक्स मुलर की ही लिखी हुई है। उनके पहले एडिशन में, उनके दूसरे एडिशन में इनर कवर पर ये छपी हुई है। उनके लिए संस्कृत में लिखने वाला वहाँ ऑक्सफोर्ड में कोई नहीं था जिससे वो लिखवा लेंगे, ये उनका लिखा हुआ है। ऋग्वेद उन्होंने बड़ी साजिश की जो छापा और छाप दिया है, क्या गुनाह उसने कर दिया। मूल संस्करण में मंत्र उसने संशोधन करके 50 वर्ष जिंदगी के लगा करके कई पांडुलिपियों से एक एक पंक्ति एक एक अक्षर मिला करके किताब भर छापी है। उसमें एक भूमिका है, भूमिका 100 पेज की है। उसमें उन्होंने बताया कि मैंने कैसे एक एक पंक्ति एक एक पांडुलिपि से मिलाई है और क्यों मैंने ये पाठ सही माना है, और ये मैंने उसको उसमें रखा है। तो ऋग्वेद की भूमिका में मैक्स मुलर ने यह भी लिखा कि ऋग्वेद और कांट की पुस्तक ये दो अलग अलग ध्रुव लग सकते हैं, पर मेरा जीवन दोनों के बिना अधूरा है। जिस आर्य मानस का शैशव ऋग्वेद में प्रकट हुआ है, उसका प्रौढ़ रूप कांट की रचना में है। इसी के आधार पर किसी ने कहा कि उसने चाइल्डिश बता दिया है। वो कह रहे हैं कि शिशु सुलभ भाव इनमें है, जो कि सभ्यता के उषा काल में मुग्ध भाव से प्रकृति को सराहते हैं। यह भी सत्य है, उसमें अध्यात्म है जी। ये तो मैक्स मुलर ने नहीं कहा कि उसमें गहरा अध्यात्म है, नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। लेकिन प्रकृति के प्रति, निसर्ग के प्रति अनुराग है, अनेक सूक्तों में उषस के प्रति है, रात्रि के प्रति है। तो ये ऐसा वे कह रहे हैं, यही आशय उनका प्रतीत होता है। ये भी उन्होंने लिखा ऋग्वेद के बारे में। After the latest researches into the history and ethnology of books of the Old Testament, we may now safely call the Rig Veda the oldest book, not only of Aryan humanity, but of the whole world. And we may hope that, ये भी उसी प्रीफेस में मैक्स मुलर का ही लिखा हुआ है श्लोक, हालांकि पूरा उनका नहीं है, दो शब्द उन्होंने जोड़े हैं। यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद ऋग्वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। ये ऋग्वेद के बारे में उसने कहा, जब तक धरती पर पहाड़ नदियां हैं तब तक ऋग्वेद की महिमा इस संसार में बनी रहेगी। अब मैक्स मुलर ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। मुझे ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला, कहीं उसने नौकरी नहीं की ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी तो कलकत्ता में थी, उस समय भारत में थी। वो रह रहा था पहले जर्मनी में कुछ साल, अपने यौवन तक उसने बिताए, और 22 एक साल की उम्र में वो ऑक्सफोर्ड आ गया। 12 साल बेरोजगार रहा। नौकरी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की हो ऐसी जानकारी कहीं से भी नहीं मिल पा रही है। मैं क्या करूं। ये जरूर है प्रामाणिक उल्लेख कि बेरोजगारी के दिनों में चिटपुट काम करते हुए अपने गुजर बसर के लिए ये ऋग्वेद का काम पूरा होने पर छपेगा कैसे, ये बड़ी समस्या थी। इसके लिए मैक्स मुलर ने बहुत हाथ पैर मारे। रूसिया के कुछ डिप्लोमेट से उनका संपर्क था। उनको ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ग्रांट न लेनी पड़े। मेरे जो अपने देश हैं जर्मनी और प्रूशिया, ये तो संबद्ध देश थे। उनसे उन्होंने संपर्क किया कि कोई ग्रांट आपके यहाँ से मिल सकती है। उनको बड़ी निराशा हाथ लगी। उनसेन जो स्वयं डिप्लोमेट थे उनसे कोशिश कर रहे थे कि और कहीं से ग्रांट मिल जाए। छपेगी कैसे इतनी मोटी किताब, लाखों पाउंड का खर्चा उसमें होगा। कोई जासूसी उपन्यास तो है नहीं कि बिक जाएगा तो आमदनी हो जाएगी। तो उसके चक्कर में उन्होंने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क किया। ये भी बुनसेन साहब जो उनके
मेंटर थे, उन्होंने कहा, और विल्सन साहब ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम बात करते हैं, वो भारत पर शासन कर रहे हैं, वो देंगे, भारत की ये पुस्तक है वहाँ की। तब मैक्स मुलर ने एक पत्र लिखा था, उसकी चर्चा मैंने कल भी की। उसको उसको भी रिजेक्ट किया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार। काय को पैसा लगाए ऋग्वेद को छापने में, उनका हम नहीं दे रहे हैं पैसा। तब फिर से परसुएट किया गया। तब मैक्स मुलर ने लिखा कि इससे आपका बड़ा गौरव बढ़ेगा, और मैं तो फिर किसी और दूसरे देश से ग्रांट लेकर के छपवाने का प्रयास करूंगा, तो इससे आपकी बदनामी होगी कि भारत पर आप राज्य कर रहे हैं, वहां के इतना महान ग्रंथ ये है, उसकी छपाई के लिए आप पैसा दे रहे हैं, तो आपका यश होगा, आपको इससे सहायता मिलेगी। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साजिश में भिड़ गया था, भारत का सत्यानाश करने के लिए, भारत का शत्रु था। लेकिन इस पत्र से मुझे ऐसा नहीं लगा। ग्रांट उन्होंने मांगी है, उस समय 1857 भी नहीं आया है भारत में, ये याद रखिएगा। 1841 से 1850 के बीच का ये समय है, जिसमें भारत में भी कोई ये नहीं कह रहा है कि अंग्रेजों को राज नहीं करना चाहिए, कोई स्वाधीनता संग्राम की भावना नहीं है। मैक्स मुलर तो विदेशी है, जर्मन है, वो अंग्रेजों से शत्रुता पाले, भारत को स्वाधीन कर दे ऐसी मांग उनसे करे, ये तो आप मैक्स मुलर से उम्मीद कर रहे हैं। भारत में जितने लोग हैं करोड़ों, उनमें से नहीं कोई कह रहा है। बाद में मंगल पांडे और ये आते हैं और सुगबुगाहट होती है गदर के लिए, वो काल आए ही नहीं है। तो मैक्स मुलर ने ही गुनाह कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसने लिख करके। ऐसा क्यों कहा जाए? भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने साजिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलीभगत उनकी हो गई। इसके विपरीत प्रमाण बहुत मिलते हैं कि इंग्लैंड का विरोध भी किया है, इंग्लैंड की नीतियों का विरोध किया मैक्स मुलर ने। इसका खतरा भी उन्होंने मोल लिया, इंग्लैंड में रहते हुए प्रोफेसर थे। अब उनका कोई क्या कर लेता, जब ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हो गए, नहीं होने दिया वो बात अलग है, लेकिन के बारे में था। उसका खंडन न केवल मैक्स मुलर ने किया, बाद में उन्होंने इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस ये किताब लिखी है, जो उनके व्याख्यानों का ही संग्रह है। वो किताब भारत में बड़ा उसका स्वागत किया गया अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा। मैकाले उसके कुछ उसके 17 साल बाद मैकाले के मिनट्स आ गए, मैकाले की शिक्षा नीति आ गई। मैक्स मुलर ने इसका भी विरोध, यह नहीं कहा जाता है, मैक्स मुलर ने मैकाले की शिक्षा नीति का भी विरोध किया था। और उन्होंने कहा था कि ये जो अंग्रेजी माध्यम से आप बाबू बनाने के लिए नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, इसके बजाय भारतीय भाषाओं की पढ़ाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में भी ओरिएंटल कॉलेज खोला जाना चाहिए, ताकि यहाँ संस्कृत और भारतीय भाषाओं की पढ़ाई की जाए। इसके लिए प्रयास उन्होंने किया है। ये उन्होंने एक मुहिम एक तरह से छेड़ी थी कि ओरिएंटल कॉलेज यहाँ हो, खुला वहाँ ओरिएंटल कॉलेज। हालांकि उसका उद्देश्य ये था कि जो रंगरूट होंगे प्रशासनिक सेवा के, उनको भारत के बारे में जानकारी दी जाएगी। और उसमें मैक्स मुलर को भी बुलाया गया व्याख्यान के लिए। तब उन्होंने कहा कि भारत के बारे में सच्ची जानकारी तुम लोगों को होनी चाहिए। तब वो उन्होंने इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, ये किताब उनके व्याख्यानों की बनी, 1882 में छपी। और भारत की मनीषा की बहुत प्रशंसा इसमें की है, कितना महान ये देश है, कितने अद्भुत चिंतक इसमें हुए हैं। इसी तरह की कुछ बातें मैक्स मुलर ने इसमें कही हैं। गांधी जी ने इसको पढ़ करके कहा कि हिंदू धर्म के सच्चे सौंदर्य से साक्षात्कार मुझे इस किताब को पढ़ करके हुआ। जैसा मैंने कहा था कि मैक्स मुलर ने भारत के कई संतों ऋषियों के बारे में लिखा। दो किताबें उनकी इस तरह की हैं, एक तो जो भारत के महान व्यक्तित्व हैं उन पर एक किताब उनकी पूरी है, एक उनकी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है। उसके कुछ ही पृष्ठ में पढ़ पाया, मैं उसको पूरा पढ़ूंगा। और उसमें उन्होंने लिखा है कि ईश्वर से सच्चा अनुराग रामकृष्ण परमहंस को कैसे था, यह उनके शब्दों में समझ सकते हैं। हाउ डीप रामकृष्ण हैज सीन इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ नॉलेज एंड लव ऑफ गॉड, वी सी फ्रॉम द नेक्स्ट सेइंग। यह कहकर के उन्होंने अनेक रामकृष्ण के वचन उद्धृत, ये बड़े सुंदर वचन हैं। उन्होंने रामकृष्ण वचनामृत का अध्ययन कितना अच्छा किया, और कितनी अच्छी सूक्तियां रामकृष्ण की इसमें दी हैं। पूरा जीवन चरित्र तो उन्होंने दिया ही है, लेकिन पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, जो ये रामकृष्ण परमहंस के वचन हैं, जो उस किताब में वो उद्धृत कर रहे हैं। ये प्रीफेस के 9वें पेज पर हैं। नॉलेज एंड लव ऑफ गॉड आर अल्टीमेटली वन एंड द सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्योर नॉलेज एंड प्योर लव। ये समझना चाहिए, अध्यात्म है।
जो तथा कथित महाज्ञानी हैं, उनको ये मैक्स मुलर बता रहा है कि रामकृष्ण परमहंस ये कह रहे हैं, द फॉलोइंग utterances also show the exalted nature of his faith. Verily, verily, I say unto you that he who yearns for God finds him. ये रामकृष्ण वचन उन्होंने उद्धृत किया है. He who has faith has all, and he who wants faith wants all. So long as one does not become simple like a child, one does not get divine illumination. Forget all worldly knowledge that thou hast acquired and become as ignorant about it as a child, and then thou wilt get knowledge of the true. इत्यादि इत्यादि. थोड़ी सी झलक मैं देना चाहता था. अब ये कहा गया कि ऋग्वेद छाप करके उसने ऐसा महान कार्य क्या कर दिया. अनुवाद तो नहीं किया है उसने ऋग्वेद का. अगला जन्म लेना पड़ता. पूरे 50 साल कम से कम मैक्स मुलर को ऋग्वेद का अनुवाद करने में लग जाते, केवल संपादन करने में, सही टेक्स्ट चुनने में 50 साल उसको लगे. अथक श्रम किया है मैक्स मुलर ने, कई कई घंटों बैठ करके, रातों बैठ करके उसके लिए श्रम किया है. ये मामूली काम नहीं था. हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि क्रिटिकल एडिशन की जो प्रविधि है वो कैसे बनेगी ये यहाँ के पंडित नहीं समझ पा रहे थे. पाठांतर जानते हैं, हमारे यहाँ टीकाओं में पाठांतर दिए हैं, लेकिन कई पोथियों का मिलान करके हम सही पाठ कैसे चुने, इसकी एक मेथडोलॉजी यूरोप में बन गई थी, वो हमारे यहाँ नहीं बन रही थी. जो हमारे यहाँ के वेद शाखा स्वाध्यायी थे, वो उस मेथडोलॉजी से परिचित नहीं थे, वो एक क्रिटिकल एडिशन नहीं बना सकते थे, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया. मैक्स मुलर ने बना दिया. क्रिटिकल एडिशन की भी जरूरत है. पंडितों के पास जो पोथियां हैं उनकी भी जरूरत है. उनके पास प्राचीन पोथियां हो सकती हैं. मैक्स मुलर को और पोथियां मिलती तो उनसे भी वो मिलान करते, क्योंकि ऋग्वेद में पाठ की समस्याएं बनी रही. और बाद में मैक्स मुलर ने फिर जो एडिशन उनके बाद आए उनसे मिलान करके कहीं कहीं पार्ट फिर से सुधारा. तो जो 1849 में पहला खंड आ गया था, उसके बाद 1849 से 1875 के बीच चारों खंड सामने आ गए. दूसरे संस्करण के चारों खंड फिर 1880 से 1892 के बीच छपे. उसमें दूसरा एडिशन, एक अन्य एडिशन, भारतीय एडिशन सामने आ गया था. और जिन लोगों ने तैयार किया वो, उनके नाम है मेरे सामने. उन्होंने मैक्स मुलर से संपर्क किया था कि आपके एडिशन से हमको बहुत सहायता मिल रही है, लेकिन हम इसका पुनः संपादन कर रहे हैं. ये लोग एक दूसरे के टच में थे. और जब वो छप करके आ गया तब तक दूसरे एडिशन के भी कुछ खंड छप चुके थे, 3 कदाचित. चौथे खंड के लिए मैक्स मुलर ने उस एडिशन से भी पाठ मिलाया और उसने एक्नोलेज किया है कि जो भारतीय पंडितों ने नया संस्करण ऋग्वेद का तैयार किया है उससे मैंने पाठ मिलाया है और एक दो जगह मैंने सुधारा है. तो ये संपर्क था भारत से. ये बड़ा कार्य क्यों है, इसको जानने वाले ही जान सकते हैं कि ये बड़ा कार्य क्यों है. नीरज सिंह चौधरी ने अपनी जीवनी में, इसको कोई नहीं बताता है. बताते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है कि ऐसा कैसे हुआ होगा, लेकिन कोई किसी ने खंडन नहीं किया कि ऐसा नहीं हुआ. ये एक उन्होंने घटना का जिक्र किया है कि भारत में तो लगभग तहलका मचा था कि किसी विदेशी ने पूरा ऋग्वेद छाप दिया है. छापे खाने से छप के आ गया ऋग्वेद. ये सामान्य घटना नहीं थी. छापे खाने से छप के आने के बाद वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा. पूरी दुनिया में ये बात फैल जाएगी कि भारत के पास विश्व के इतिहास की, विश्व साहित्य की सबसे प्राचीन धरोहर ऋग्वेद, सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद, जो कि मैक्स मुलर खुद कह रहा है ये दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ यह है. और यह भी कह रहा है कि यह दुनिया के सबसे पुराने धर्म और संस्कृति का दस्तावेज. यह भी मैक्स मुलर ने कहा है. सारी तस्वीर बदल जाती है विश्व संस्कृति की. विश्व संस्कृति के बारे में अवधारणाएं बदल जाती हैं. इसलिए मैंने कहा कि ऋग्वेद का छपना विश्व की एक सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक है. उस युग की सबसे बड़ी क्रांति वह है. इसको मानना चाहिए. नहीं मानते हैं तो आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं उसके महत्व को, क्योंकि भारत में जो तहलका मचा था उसका कुछ हमको आभास होता है कि क्या हुआ. तो पहले तो लोगों को थोड़ा सा रिजेंटमेंट था कि म्लेच्छ कैसे छाप देगा, लेकिन जब पता चला कि भाई उसको शुद्ध है किताब वह, तो पूना में वेद पाठी ब्राह्मणों की सभा हुई. उन्होंने कहा कि हमको अपनी पोथियों में शंका होती है कहीं कहीं पाठ को लेकर के. हम लोग पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन संस्कृत जितनी हम वैदिक संस्कृत जानते हैं उससे कहीं शंका होती है. सुना है कि वो जो छपकर के आई है किताब उसमें पाठ शुद्ध हैं.
तो हम लोगों को मिलाना चाहिए म्लेच्छ की छापी हुई म्लेच्छ की छापी हुई पोथी से मिलाना चाहिए या नहीं, ये विचार किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उसमें जो स्याही है उसमें गाय का खून लगा हुआ है, हालांकि ऐसा था नहीं जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने तय किया कि जो भी हो, वैदिक संस्कृत की रक्षा के लिए अगर ऐसा करना पड़े कि हम उससे मिला लें तो हमको करना चाहिए, ताकि शुद्ध हम पाठ करें। कि सभा हुई थी जिसमें कई पंडित थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि ये छपी हुई किताब हम नहीं छुएंगे क्योंकि म्लेच्छ ने छापी है, पता नहीं गाय का है खून की क्या है। एक कायस्थ पंडित थे, उनको बिठाया गया, ये नीरज सिंह चौधरी ने बताया है। उनसे कहा कि आप पढ़ते जाइए, हम अपनी पोथियों में मिलाते हैं। वो सुन सुन करके उन्होंने पाठ का मिलान किया। ये घटना पूरी तरह से कुक्ड नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस घटना का दस्तावेज मार्टिन हाग, जो कि प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने बना करके मैक्स मुलर की जानकारी के लिए भेजा था। मार्टिन हाग झूठ नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनका मैं ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद कभी कभी पढ़ता हूँ, वो संस्कृत के अच्छे स्कॉलर्स में माने जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे वो अलग बात है, तो वो जिले का काम संभालते थे। उनकी निगरानी में ये सभा हुई थी, उन्होंने इसका दस्तावेज बना करके कि भाई मैक्स मुलर की किताब पर ये सब हो रहा है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए भेज देता हूँ। वो रिकॉर्ड उपलब्ध है कि मार्टिन हाग ने इस घटना की जानकारी मैक्स मुलर को भेजी। मैक्स मुलर उससे खुश हुए कि मेरी किताब को पंडितों ने उपयोगी माना है। और ये तो 3 खंड छप करके आए थे तब ये बात हुई थी, चौथा खंड भी जब छप करके आया तो पंडित तब तक ये मान चुके थे, ऐसा नीरज सिंह चौधरी का कहना है। हो सकता है कि झूठ हो सकता है कि गलत हो, लेकिन यह उनका कहना है कि पंडितों को यह अब एहसास हुआ कि मैक्स मुलर ने अच्छा काम किया है, तो हमको कम से कम एक धन्यवाद का पत्र मैक्स मुलर के लिए भेजना चाहिए कि आपका काम हमारे लिए उपादेय साबित हुआ है। तो यह धन्यवाद का पत्र भी मैक्स मुलर को भेजा गया। एक नाटक पंडित भवानी शंकर त्रिवेदी ने मोक्ष मुलर वैदुष्यम नाम से लिखा है, उसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने काशी में पंडितों की सभा हुई, उसमें एक धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया, ये दृश्य उन्होंने उसमें दिखाया है, वो शायद गलत हो सकता है क्योंकि उसका कोई सबूत मुझे नहीं मिला। पर इसका तो एक दस्तावेज मिल रहा है कि मार्टिन हाग, जो उस समय एक मौजूद हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इसका रिकॉर्ड मैक्स मुलर को भेज रहे हैं। तो ये बातें क्यों दबाई दी जाती हैं? जब मैक्स मुलर को गाली देते हैं, जमकर के कीचड़ उन पर उछालते हैं, तो ये बातें क्यों नहीं कही जाती कि भारत में वेद के बड़े बड़े पंडितों ने स्वीकार किया कि बड़ा काम यह हुआ। अंत में राजा राधाकांत देव बहादुर, जो बड़े नेता हुआ करते थे, विद्वत समाज के अग्रणी थे, उन्होंने पत्र लिख करके मैक्स मुलर की सराहना की इस काम के लिए। मैक्स मुलर क्या हो गए थे उस समय, 19वीं शताब्दी के भारत की नजर में मैक्स मुलर क्या बन गए थे, ये तो मैं आगे बताऊंगा। वो जो मैक्स मुलर को गाली दे रहे हैं उनको बहुत बुरा बुरा लगेगा, लेकिन वो तथ्य हैं कि उस समय मैक्स मुलर की छवि ऐसे क्यों बन गई और उन पर कीचड़ क्यों उछाली जा रही है। ये दोनों सवाल मेरे सामने हैं कि उनको देव पुरुष, भारत का उद्धारक, ऋषि तुल्य बार बार बताया जा रहा है, और अब उन पर करदम प्रक्षेप क्यों किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अंदर से खोखले हैं और कुछ हमें नहीं करने को आता, हम नहीं छाप पाए ऋग्वेद, उसने छाप दिया तो हम क्या करें? हम उस पर ही कीचड़ उछालेंगे? हम पवित्र हो जाएंगे इतना कीचड़ उछाल करके, अपने मन का मैल हम उस पर उछाल देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है? विचार करना चाहिए। मेरा मतलब एक विनम्र अनुरोध है कि इस पर भी विचार कीजिए कि इसलिए तो ये नहीं हो रहा है, नहीं तो आप ये बातें क्यों छिपाते हैं जो कि दस्तावेज में हैं। तो ये धन्यवाद का पत्र गया था, इसका कुछ दस्तावेज प्राप्त होता है और यह सब रिकॉर्ड है। एक आक्षेप उन पर यह लगाया गया कि वो मसीह धर्म का प्रचार कर रहा था, इसको मैं गलत मानता हूँ। भारत के लोग मसीही धर्म को स्वीकार कर लेंगे ऐसी मुझे आशा है, यह लिखना। और मसीही धर्म के लिए पटाना और फुसलाना और प्रचार जाकर के करना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। मैं भी चाहता हूं कि विश्व के सारे लोग मेरे वैदिक धर्म स्वीकार कर लें, लेकिन मैं पटाने फुसलाने नहीं जाऊंगा, वो मेरे लिए पाप होगा। मैं उनसे नहीं कहूंगा कि आओ और हमारे धर्म में दीक्षित हो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा।
ऐसा मैक्स मुलर ने कहीं नहीं किया कि वो जा करके किसी से कहें या किसी को चिट्ठी लिखें कि आप क्रिश्चियन धर्म मान लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा या मैं आपके लिए कर दूंगा। वह तो पाप होता है। हर आदमी की पावन इच्छा होती है कि मेरा धर्म बड़ा है। कौन नहीं मानता अपने धर्म को बड़ा? तो वह मेरा धर्म को बाकी लोग स्वीकार कर लें। हरे रामा हरे कृष्ण के संप्रदाय में प्रभुपाद जब गए अमेरिका, तो कई अंग्रेज दीक्षित हो गए। हमको वो तो बड़ा अच्छा लगता है। उन लोगों ने तो नहीं कहा कि प्रभुपाद ने हरे रामा हरे कृष्ण संप्रदाय में दीक्षित करके अमेरिका के साथ बड़ी शत्रुता की है। वो तो दीक्षित ही कर लिए थे प्रभुपाद ने। हरे राम हरे कृष्ण में अभी भी ढोल बजाते हुए गाते हुए आप बड़े शहरों में हमने जहाँ जहाँ आश्रम है मंदिर हैं हरे उनके उनमें विदेशियों को देखा। वो लोग सब उसमें संप्रदाय में दीक्षित हो गए। यहाँ से नाक से यहाँ तक का तिलक लगाने लग गए और उस प्रकार के कपड़े पहनने लग गए। उन लोगों ने तो ऐसा नहीं कहा कि हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, जबकि उन्होंने दीक्षित ही कर लिया। मैक्स मुलर ने तो कहीं दीक्षित किया ही नहीं क्रिश्चियनिटी में। किसी से जाके कहा ही नहीं कि क्रिश्चियन हो जाओ। आशा उन्होंने 2-3 पत्रों में प्रकट की है। वो सदाशयता भरी उनकी आशा है। उनको तो उद्धृत किया जाता है। ये उद्धृत नहीं किया जाता है, वो भी मैक्स मुलर का पत्र है कि भारत के लोग क्रिश्चियन हो जाएंगे, ऐसी आशा कदापि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेदांत दर्शन बहुत बड़ा है। वह जिनके पास है वे क्रिश्चियन क्यों होंगे? ये भी पत्र है मैक्स मुलर का। ये उद्धृत है, वो बात का पत्र है। तो विप्रतिषेध है परम कार्यम, जो बाद में कह रहा है वो ज्यादा प्रामाणिक माना जाएगा। उनकी पत्नी जार्जिना को तो बेचारी को पता ही नहीं था कि उसको दिखा करके और भारत का शत्रु बताएंगे। वो भी परम एकनिष्ठ क्रिश्चियन है जो जार्जिना है। वो तो सोच रही है कि लोग सराहेंगे कि कितनी शुभ कामना है मैक्स मुलर के मन में कि क्रिश्चियन हो जाएं लोग दुनिया के। लेकिन इसके लिए वो किसी को पटाने फुसलाने प्रलोभन देने तो नहीं जा रहे हैं। सबके मन में ऐसी पावन कामना हो सकती है। आपके मन में क्या नहीं है, हमारे मन में क्या नहीं है? और क्या हमें अच्छा नहीं लगता जब प्रभुपाद हरे राम हरे कृष्णा में विदेशियों को दीक्षित करके आते हैं तो हमारा गर्व से माथा ऊंचा नहीं होता? उसका भी होगा यदि कोई स्वेच्छा से स्वीकार कर लेंगे। उसके उदाहरण मैं बता सकता हूँ। पक्के पंडित संस्कृत के परम शास्त्रज्ञ स्वेच्छा से क्रिश्चियन हुए थे। उन्होंने घोषित किया था कि मैं स्वेच्छा से मसीह धर्म स्वीकार करता हूँ। और भी प्रमाण है, ज्यादा बुरे चूंकि वो लगेंगे। और मुझे मैक्स मुलर को तो भारत का शत्रु कहा ही जाता है। मुझे भारत का कट्टर शत्रु आदि बताए जाने लगा है। लेकिन ये तो तथ्य हैं। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। मेरे उस पर किसी ने कहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे उन्होंने बताया नहीं कि झूठ मैंने क्या बोला उसमें। उसने सबूत थे, उन्हीं के आधार पर मैंने ये कहा है। मैंने बार बार उसमें अनुरोध किया है कि उसमें कोई बिना सबूत के बात आ गई हो, गलत आ गई हो तो मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको सुधार लूंगा। मैं तो सुधारने को तैयार बैठा हुआ हूँ। तो यहीं पर अब समाप्त करते हैं। काफी बातें हुई और कुछ अधिक समय आज भी हुआ। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। जो लोग इनको सुन रहे हैं उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कल और थोड़ा सा बोलूंगा और इसको अब मैं समाप्त ही करूंगा। किसी सज्जन ने यह सुझाव मुझे दिया है कि आप मैक्स मुलर का गुणगान करने में इतना समय लगा रहे हैं, इससे अच्छा तो होता है कि आप भारत के महान संतों ऋषियों ज्ञानियों के बारे में कहते। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लगभग 659 वीडियो मेरे इस चैनल पर हैं। उनमें अधिकांश में भारत की ज्ञान परंपरा, संस्कृत साहित्य, भारतीय दर्शन, भारत के चिंतक, दीर्घतमस जैसे महान ऋषि, सातवलेकर जैसे वेदज्ञ, उन पर मैंने बातें की हैं। कृपया मुझे सलाह न दें कि अच्छा होता कि आप कुछ भारत के ज्ञानियों पर बात करते। मैं तो मैक्स मुलर पर बोल ही नहीं रहा था। इसी चैनल में किसी ने मुझसे कहा है कि अब आप कृपा करके मैक्स मुलर पर कुछ कह दीजिए। मैं उसको स्थगित किए हुए था। मेरा भारत की ज्ञान परंपराओं पर संस्कृत शास्त्रों में ही मैं रमा हुआ हूँ। मैं ज़्यादातर समय उसी में अपना लगाता हूँ। यूट्यूब मेरा पेशा नहीं है। इसमें बोलना मेरा मुख्य कार्य नहीं है। गाहे बगाहे मन होता है तो मैं बकता हूँ 1 आध घंटे। इसमें मैं अपने काम करता हूँ जो कि स्वाध्याय के हैं। आप लोगों ने इतना मुझे झेला, सहा और प्रोत्साहित भी किया, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। कल का और सुनिएगा, उसके बाद मैं लौट जाऊंगा पुराण और महाभारत की जो दुनिया मेरी है उसमें।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। बाद में तो हो गए, लेकिन वहाँ तो यूनिवर्सिटियों में इतनी वो रही है, स्वाधीन चेतना रही है। मैं अभी तक वहाँ है, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोल दे तो जेल में बंद हो जाएगा, लेकिन वहाँ तो ऐसी संभावना कदाचित नहीं, ऐसा होता है वहाँ, क्योंकि मैं रहा हूँ वहाँ के विश्वविद्यालयों में। तो ये मिल की जो किताब आई थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये वो लोग नहीं बताते हैं, ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं। 1817 में मिल की हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब आई, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को असभ्य और मूर्ख साबित किया गया था। मैक्सवेल ने कहा कि ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ का आदमी मिल जो है वो ऐसा लिख रहा है, ये बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि ये शरारत भरा दुष्प्रचार जो है उसका विरोध मैं करता हूँ। उनकी टिप ये अंग्रेजी में है, मैंने अनुवाद उसका किया है। मैं इससे ज़्यादा शरारतपूर्ण खतरनाक बात की कल्पना नहीं कर सकता, और भारत में ब्रिटिश राज के लिए इससे ज़्यादा घातक और कोई बात नहीं हो सकती कि भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए जाने वाले नौजवान के मन में भारत को लेकर यह धारणा रहे कि यह नैतिक दृष्टि से एक हीन देश है, जैसा कि मिल उसमें कह रहे थे। ये लोग तो नैतिकता भी इनमें कुछ नहीं है। यह एक झूठ का पुलिंदा भर होगा। इट विल बी ए बंडल ऑफ फाल्सहुड, ऐसा कुछ उसमें वाक्य है। ये मैक्स मुलर ने लिखा है, अंग्रेजी में ही लिखा है, तो ये उपलब्ध है। तो मिल का यह जो बहुत ही शरारतपूर्ण दुष्प्रचार भारत